आज मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था और क्योंकि हमारे अगले कार ऑक्शन में सिर्फ और सिर्फ 10 ही दिन बाकी थे, तो इसलिए मैं ऑक्शन में यूज होने वाली सारी की सारी कार्स की एक लिस्ट बना रहा था और उनको कौन से प्राइस पे बेचना है ये सब मैं फाइनल कर रहा था। अब मैं तो अपना काम करते हुए बैठा ही था, तभी इतने में वहाँ पे हमारे मैनेजर आ जाते हैं। अरे ओ मूसा भाई। हाँ बोलिए सर, क्या बात है? देखो हमारी कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स आए हैं जो हमसे अभी मीटिंग करना चाहते हैं। ये सुन के मैं बोलने लगता हूँ कि सर मीटिंग किस टाइप की मीटिंग? वो सब तुम्हें मीटिंग में आने के बाद पता चलेगा। अभी जो भी काम कर रहे हो बंद करो और 5 मिनट के अंदर जल्दी से मीटिंग में पहुंचो। बिल्कुल भी लेट मत होना। मैं ठीक है सर बोल देता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि अचानक से ये मीटिंग और इन्वेस्टर्स कहाँ से आ गए। मेरा पूरा दिमाग तो ऑक्शन वाली कार्स में था, पर फिर भी मैं अपना पीसी बंद करता हूँ और सर के कैबिन की तरफ चल देता हूँ जहाँ पे मीटिंग हो रही थी। अब कैबिन में आने के बाद हम लोग इन्वेस्टर के सामने बैठ गए थे और हमारी मीटिंग फिर शुरू हो जाती है और फिर हमारे मैनेजर बोलने लगते हैं, तो मिस्टर मूसा जरा हमारे इन्वेस्टर्स को अगले कार ऑक्शन का प्लान बताइए। तो मैनेजर साहब की ये बात सुनने के बाद मैं अपने सारे के सारे प्लान्स की मैं कौन कौन सी कार्स को बेचने वाला हूँ ये इन्वेस्टर्स को बताने लगता हूँ। लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद इन्वेस्टर्स उतने खुश नहीं लग रहे थे और तभी उनमें से एक इन्वेस्टर बोलने लगता है, देखिए मिस्टर मूसा, आप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना हमारे लिए काफी नहीं है। ये आप अपने काम को सीरियसली नहीं लेते। ये सुन के मैं बोलने लगता हूँ कि सर शायद आपको गलतफहमी हुई है। जब से मैंने कार ऑक्शन में ज्वाइन किया है कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। अगर ऐसा है तो हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है मैनेजर साहब? देखिए सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्शन को और भी ज्यादा बढ़िया बनाया जाए। और बात की जाए मूसा की, वो तो नया नया तिकड़मबाजी लाते ही रहता है ऑक्शन में। हमारा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। हमने आपको काफी टाइम दिया है लेकिन हमें रिजल्ट वैसे नहीं मिल रहे हैं। अगले ऑक्शन में हमें कम से कम 10 गुना प्रॉफिट चाहिए, वरना हम अपने पैसे इस कंपनी से निकाल लेंगे। अब ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स हम पे प्रेशर बना रहे थे, तभी इन्हीं बातों के दौरान मैं अपनी चेयर से उठ जाता हूँ और सारे इन्वेस्टर्स को बोलने लगता हूँ कि 10% तो दूर की बात है, मैं 15% प्रॉफिट लाके दूंगा। 15%? जरा सोच समझ के बोलो, प्रॉफिट लाना मेरी जिम्मेदारी है, आप फिक्र मत कीजिए। इतना बोल के मैं मीटिंग से निकल गया था और अब मेरा चैलेंज शुरू होता है। अब मैं अपनी बाइक पे बैठ के निकल पड़ा था अपने काम को पूरा करने के लिए और मैनेजर ने मुझे 1 करोड़ रुपए अपने हाथ में दे दिए थे। अब मुझे कुछ ऐसा धमाका मचाना था कि मैं इस 1 करोड़ रुपए को 15 करोड़ रुपए बना दूं और ये कैसे होने वाला था ये तो मैं भी खुद नहीं जानता था। दिमाग में मेरे काफी सारे ख्याल चल रहे थे और ये सारी बातें सोचते हुए जब मैं मेन रोड से गुजर रहा था मुझे घर दिखाई देता है जिसका ओनर अपने यार्ड में कुछ पुराना सामान बेच रहा था। वहाँ पे मुझे 2-3 गाड़ियाँ भी दिखाई देती है, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे एक बार चेक कर लिया जाए, क्या पता मेरे काम की कोई चीज यहाँ पे मिल जाए। तो मैं उस ओनर के यार्ड में जाने लगता हूँ और जैसे ही मैं यार्ड में गया मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे तो काफी कुछ बिकने के लिए रखा हुआ है। लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, पुराना सामान, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बेची जा रही थी। कुछ पुरानी कार और बाइक्स भी थी, लेकिन सारी कार और बाइक को चेक करने के बाद मुझे मेरी काम की चीज नजर आती है। उस घर के कोने वाले गली में मुझे दिखाई देती है पुरानी रोल्स रॉयस और जैसे ही मेरी नजर उस रोल्स रॉयस की तरफ पड़ी मैं भागते भागते उस रोल्स रॉयस की तरफ पहुंच जाता हूँ और फिर मैं उस गाड़ी का इंस्पेक्शन करना शुरू कर देता हूँ। ये गाड़ी असल में 2008 की रोल्स रॉयस फैंटम थी और देखने से तो लग रहा था कि एक एक्सीडेंटल या अबेंडन गाड़ी है। गाड़ी का फ्रंट पार्ट तो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, लेकिन इंटीरियर और बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक ठाक कंडीशन में थे। काफी देर तक इंस्पेक्शन करने के बाद मेरे दिमाग में इसको लेके ख्याल आता है और फिर अब मैं उसी पे काम करने वाला था। सबसे पहले तो मैं अपने टो ट्रक वाले दोस्त को मैसेज करके बुला लेता हूँ। वैसे मैसेज करने से मुझे याद आया कि आजकल मैं यूज कर रहा हूँ बॉबल कीबोर्ड, जो कि मुझे काफी सारे मस्त मस्त स्टिकर्स प्रोवाइड करता है, जिससे मेरे चैट करने का तरीका और भी ज्यादा बढ़िया बन जाता है। दोस्तों, जब हम चैट करने के लिए नॉर्मल कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं और टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो वो एकदम नॉर्मल सा रहता है, लेकिन बॉबल कीबोर्ड में अगर आप कुछ भी लिखते हो तो आपको इसका तुरंत स्टिकर बनके मिल जाएगा। ये स्टिकर्स काफी सारे डिजाइन में और 3D एनिमेटेड भी होते हैं। इसके अलावा आपको कीबोर्ड के अंदर ही काफी सारे GIF देखने को मिल जाते हैं। जो पसंद आया वो इस्तेमाल करो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे अपना खुद का स्टिकर भी बना सकते हो, जिसमें आपको सेल्फी लेना है अपनी, उसके बाद उसे एडजस्ट करके बस मेल और फीमेल सिलेक्ट करना है और बस फिर ये बन गया आपका एनिमेटेड स्टिकर। और अब यहाँ पे अपने खुद के बनाए हुए स्टिकर से आप बहुत तगड़ी वाली चैटिंग कर सकते हो। अलग अलग टाइप के कलरफुल टेक्स्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। फनी टेक्स्ट भेजनी है तो आपको मीम्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे और मीम्स भाई किसी ने पसंद, मैं भी काफी सारे मीम्स का दीवाना हूँ, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये कीबोर्ड के अंदर ही मुझे सारे के सारे मीम्स मिल जाते हैं। चैटिंग करो, मीम्स भेजो और मजे लो। इसके अलावा इस कीबोर्ड में जोक्स, मूवी डायलॉग, शायरी, कोट्स सभी का स्टिकर आप बना सकते हो। हर एक चीज इसमें मिल जाने वाली है। मतलब बॉबल कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने चैटिंग के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल बना सकते हो। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी, तो जाके डाउनलोड कीजिए दोस्तों बॉबल कीबोर्ड। और जब मैं फिर इस गाड़ी को देख रहा था इतने में वहाँ पे गाड़ी का ओनर आके बोलने लगता है, और भाई मैंने देखा कि आप इसे काफी देर से देख रहे हैं, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? ये सुन के मैं बोलने लगता हूँ कि अगर ये रोल्स रॉयस मुझे सही प्राइस पे मिल जाए तो मैं इसे ऑब्वियसली खरीद ही लूंगा। वैसे तो मैं इसे 35 में बेच रहा हूँ, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो मैं शायद थोड़ा सा कम कर लूँ। ये सुनने के बाद मैं बोलता हूँ, क्या कहा 35 लाख? 35 लाख की वैल्यू दिख रही है इस गाड़ी की। और फिर मैं उसे समझाने लगता हूँ कि भाई ये एक्सीडेंटल गाड़ी है, इसके पार्ट्स खरीदने में, इंजन को ठीक करने में, मेंटेनेंस में काफी पैसे चल जाएंगे और स्क्रैप यार्ड में तो मैं इससे अच्छी गाड़ी खरीद लूंगा। अब मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद
बाद वो बंदा बोलने लगता है, तो फिर तुम बताओ ना भाई कितना दे सकते हो? देखूंगा मैं, अगर जमेगा तो बेच दूंगा तुमको। मैं इसके लिए 20 तक दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। यार भाई 20 तो बहुत ही कम है। चलो ना, आपका ना मेरा 22 लाख अभी ट्रांसफर किए देता हूँ, बोलो कर दो। अब वो बंदा ये देख के पूरी तरीके से पिघल गया था और फिर वो मुझे बोलने लगता है, चलो ठीक है भाई, 22 में डील क्लोज करते हैं। और फिर वो बंदा डेस्क की तरफ जाता है और अपना पेपर वर्क करना शुरू कर देता है। इतने में मेरे दोस्त का भी फोन आ गया था, वो मुझे बोल रहा था कि गाड़ी तैयार रख भाई, मैं ट्रक लेके पहुंच रहा हूँ। अब पेमेंट और सारा पेपर वर्क करने के बाद ये रोल्स रॉयस मेरी हो गई थी और सिर्फ 5 मिनट के अंदर मेरा दोस्त अपना ट्रक लेके आ जाता है। फिर उसके बाद हम अपनी रोल्स रॉयस को ट्रक के ऊपर लोड कर देते हैं और गाड़ी को लोड करने के बाद मैं अपने ट्रक वाले दोस्त को बोल देता हूँ कि मेरी इस गाड़ी को मेरे पुराने वाले गैरेज में पहुंचा देना। ये बात सुन के वो मुझे ठीक है बोल देता है और फिर उसके बाद ट्रक में बैठ के ट्रक को स्टार्ट करता है और सीधा निकल पड़ता है मेरे पुराने गैरेज की तरफ। ऑक्शन के लिए मुझे एक गाड़ी तो मिल गई थी, लेकिन 15% प्रॉफिट लाने के लिए इतना काफी नहीं था, तो मैं अपनी बुलेट पे बैठ के और गाड़ियों की तलाश में निकल पड़ा। और जब मैं ऑक्शन के लिए अगली गाड़ी के बारे में सोच ही रहा था, तब इतने में मुझे पता चलता है कि मेरी बुलेट का पेट्रोल खत्म होने वाला है। तो मैं तुरंत अपनी बाइक को घुमा के नजदीकी पेट्रोल पंप की तरफ पहुंच जाता हूँ, लेकिन पेट्रोल पंप पहुंच के पता चला कि यहाँ पे कोई था ही नहीं। तो मैं अपने बाइक से उतर जाता हूँ और पेट्रोल पंप वालों को ढूंढने लगता हूँ। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे मेरे काम की एक और चीज नजर आती है। वहाँ किराने की दुकान के सामने एक 2020 मॉडल बुलेरो खड़ी हुई थी। बुलेरो को लेके मेरे दिमाग में कुछ आइडिया था, तो मैं फौरन भागते भागते इसके पास भी पहुंच जाता हूँ। रोल्स रॉयस के मुकाबले गाड़ी बिल्कुल एकदम ठीक ठाक थी, बस थोड़ी सी पुरानी और गंदी हो गई थी। और गाड़ी का इंस्पेक्शन करने से लग ही रहा था कि ये 4 साल पुरानी गाड़ी है, ऐसा लग रहा था 10-20 साल पुरानी गाड़ी है। शायद से इसके ओनर ने इसे ठीक से मेंटेन नहीं करा, लेकिन मैं इसको ऑक्शन में 1 करोड़ रुपए तक का बेच सकता हूँ। और वो मैं कैसे बेचूंगा ये तो वीडियो के आगे ही मालूम पड़ेगा। तो अब मुझे बुलेरो किसी भी हालत में खरीदनी थी, तो मैं भागते भागते दुकान के अंदर पहुंच जाता हूँ और दुकान के सीधे मालिक से जाके पूछने लगता हूँ कि भाई साहब, बाहर जो बुलेरो गाड़ी खड़ी है वो आखिरकार है किसकी? तो दुकान का मालिक मुझे जवाब देने लगता है, अरे सर, वो तो मेरे ताऊ की गाड़ी है। मेरे ताऊ जी तो चले गए, लेकिन गाड़ी छोड़ गए अपनी। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई ताऊ जी का सुन के मुझे काफी दुख हुआ, लेकिन क्या वो जो गाड़ी है आप मुझे बेच सकते हो? हाँ, बेचने का प्लान तो बिल्कुल है मेरा। मैंने 2 साल से इसको OLX पे डाल के रखा हूँ, लेकिन बिकती नहीं है, स्कैमर ही मिलते सारा। ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि कोई बात नहीं भाई, मैं इसे खरीदने को तैयार हूँ, आप अपना स्टार्टिंग प्राइस बताओ। देखो भाई, OLX पे तो मैंने इसको 8 लाख में डाला, आप बोलो कितने में देते हैं? 8 लाख भाई बहुत ज्यादा हो गए, 6.5 तक गाड़ी आ नहीं सकती। 6.5 में बेचने से अच्छा है भाई मैं इसे अपने ताऊ के पास ही पहुंचा के आ जाऊँ गाड़ी को। अरे भाई आप नाराज क्यों होते हो? एक काम करते हैं, आपका ना मेरा साथ में डील डन करते हैं। और फिक्र मत करो भाई, मैं अभी के अभी फुल कैश देने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही मैंने फुल कैश देने की बात की, वो बंदा बोलने लगता है, डील डन, कंफर्म। चलो इस तरीके से कुछ बुलेरो की डील भी मेरी फाइनल हो गई थी। फिर मैंने अपना फोन निकाला और फोन पे से उसे सारा पेमेंट ट्रांसफर कर दिया और गाड़ी के कागज वगैरह इस बंदे से लेने के बाद ये फाइनली गाड़ी मेरी हो गई थी। उसके बाद मैं गाड़ी की चाबियां और कागज लेके बाहर आया और अपने ट्रक वाले दोस्त को फोन लगा के फिर से बोल दिया कि भाई इस बार भी तेरे को एक और गाड़ी उठाने की है, व्हाइट कलर की बुलेरो उठा और सीधा मेरे पुराने गैरेज में पहुंचा देना। अब वो ठीक है बोल देता है। इतने में मेरी बाइक में पेट्रोल भी मैंने भर लिया था, तो फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट करके पेट्रोल पंप से निकल पड़ता हूँ। 2 गाड़ी ऑक्शन के लिए मैंने ढूंढ ली थी और 1 करोड़ में से 30 लाख के आसपास मेरे खर्चा भी हो चुके थे। मैं तो तीसरी गाड़ी ढूंढने के लिए स्क्रैप यार्ड जा रहा था, लेकिन पास ही में नदी के किनारे में अपनी बाइक को रोक के नदी की तरफ जाने लगता हूँ, क्योंकि नदी में मुझे एक ऐसी चीज दिख गई थी जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। जब मैं नदी के पास पहुंचा, मुझे दिखाई देता है यहाँ पे तो एक एक्सीडेंटल थार पड़ी हुई है। मैं फौरन उस थार के और भी करीब जाने लगता हूँ और पास जाके उसका इंस्पेक्शन करना शुरू कर देता हूँ। ये गाड़ी की हालत तो हद से ज्यादा खस्ता थी। गाड़ी का पूरा इंजन गायब था, पार्ट्स मिसिंग थे, बुरी तरीके से जंग भी लग चुका था और गाड़ी में से बहुत बदबू भी आ रही थी। लेकिन ये ऑक्शन में अच्छे से काम में आ सकती थी, क्योंकि इसके लिए भी मेरे पास एक प्लान रेडी था। इस कबाड़ को मुझे सोने में किस तरीके से बदलना है ये मैं अच्छे तरीके से जानता था। तो मैं ज्यादा वक्त गवाए बिना फौरन अपने टो ट्रक वाले दोस्त को फोन कर देता हूँ। उसे बोलता हूँ कि भाई जल्दी से तू अपना टो ट्रक झड़पट नदी की तरफ लेके आ जा। वो मुझे ठीक है बोल देता है और 15 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली मेरा दोस्त अपना टो ट्रक लेके आ ही जाता है। फिर मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई नीचे एक थार पड़ी है, उसको अपने को निकालना है। उसके बाद अपना टो ट्रक को बड़े ध्यान से पहाड़ी से नीचे उतार के नदी की तरफ ले जाने लगता है और बड़ी मुश्किलों के बाद वो अपने टोइंग हुक को थार में अटैच कर देता है। थार वैसे नदी के कीचड़ में बुरी तरीके से फंसी हुई थी, लेकिन मेरे दोस्त ने अपने टोइंग ट्रक का पूरा पावर दिखाया और फाइनली थार को नदी से निकाल लिया। मैंने उसे बोल दिया कि मेरी थार को पुराने गैरेज में ड्रॉप कर देना, तो वो थार को लेके सीधा मेरे पुराने गैरेज की तरफ निकल पड़ा था। और ये गाड़ी तो मेरे लिए फुकट का माली थी। यहाँ का काम अब मेरा पूरा हो गया था, तो मैं अपनी बाइक पे बैठा और उसको स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ा। अब बस ऑक्शन के आखिरी स्लॉट के लिए मुझे गाड़ी ढूंढनी थी, लेकिन 4th कार से रिलेटेड मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था। मैं उसे कैसे बेचूंगा, कैसे बनाऊंगा, कोई अंदाजा नहीं था। अब मैंने शहर का पूरा चक्कर लगाया, स्क्रैप यार्ड और शोरूम में ढूंढा, लेकिन तब भी मुझे कोई गाड़ी ऐसी नहीं मिली। और जब मैं ऑलमोस्ट हिम्मत हार ही गया था, इतने में मुझे एक बात याद आती है। मैं फौरन अपनी बुलेट को ड्राइव करते हुए सीधा अपने घर में ही पहुंच जाता हूँ और घर में जाके सबसे पहले तो मैं अपनी बाइक को पार्क करता हूँ और भागते भागते अपने गैरेज की तरफ जाता हूँ। और ये तो वही बात हो गई थी कि बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, कि मेरे गैरेज में खड़ी थी एक यूनिक कार महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 करू, जिसकी वजह से मैं जुरासिक पार्क से यहाँ पे आया। और ये गाड़ी की स्पेशल बात ये है कि ये उड़ भी सकती थी और ऑक्शन में 4थी कार ये वाली होने वाली थी। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और इसे लेके मैं सीधा निकल पड़ता हूँ अपने पुराने गैरेज की तरफ। अब मैं अरमान भाई की रेस्टोरेशन गैरेज में खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि इन सब का मेकओवर किस तरीके से करना चाहिए मुझे।
मुझे। एक तो थी अपने पास रोल्स रॉयस की फैंटम, दूसरी अपने पास थी महिंद्रा थार, तीसरी थी महिंद्रा बुलेरो और चौथी थी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 करू। लगभग 70 लाख थे मेरे पास इन गाड़ियों को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में और ये मेरे लिए काफी ज्यादा टफ चैलेंज होने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मत है बंदा मदद है खुदा। तो मैंने सोच ही लिया था भाई इस 1 करोड़ रुपए को मैं 15 करोड़ बना के छोड़ूंगा। तो फिर क्या था, मेरे पास 10 दिन थे, मैंने अपनी कॉफी खत्म करी और अपने काम के ऊपर भिड़ गया। अब हर गाड़ी के लिए मेरे पास कुछ न कुछ प्लान था और मैं इस बार कुछ एकदम विचित्र करने जा रहा था। थार हो या फिर बुलेरो, मुझे पूरी तरीके से इनको ट्रांसफॉर्म करना था और ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मतलब था लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन। इस बार मुझे सिंपल रिस्टोरेशन से कुछ बढ़ के करना था और ऐसी कोई चीज बनानी थी कि सिस्टम पूरी तरीके से हिल जाए। और सबसे ज्यादा तो उम्मीद मुझे रोल्स रॉयस से थी, क्योंकि जिस तरीके से मैं रोल्स रॉयस को बनाना चाह रहा हूँ, अगर ये वैसी बन जाती तो 15% प्रॉफिट तो इकलौते यही रिकवर कर देंगी। तो ऐसे ही एक एक करके मैं बारी बारी से हर एक गाड़ी पे काम करता गया। 10 दिनों तक सिर्फ खाना पीना नहाना और काम, बस सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था। पूरे 10 दिन हो चुके थे, ऑक्शन का दिन अब आ चुका था और मेरी सारी की सारी कार सब ऑक्शन में जाने के लिए तैयार थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि भाई मैंने ये क्या बना दिया। इन सारी गाड़ियों की हालत देख के कोई बोल भी नहीं सकता था कि 1 हफ्ते पहले स्क्रैप थी, लेकिन अभी इनको देख के लग रहा है कि भाई ये तो सीधा शोरूम से आई है। मैं गाड़ियों के फाइनल रिजल्ट से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था और बस मैं दुआ कर रहा था कि भाई ये सारी की सारी गाड़ियां ऑक्शन बायर्स को पसंद आ जाए। लेकिन ये गाड़ियां ऑक्शन में किस तरीके से परफॉर्म करेंगी ये तो पता चलेगा अब सिर्फ ऑक्शन में ही। फाइनली अब ऑक्शन का दिन आ गया था और मेरी सारी की सारी कार्स ऑक्शन में बिकने के लिए तैयार थी। मेरे मैनेजर तो सारी की सारी गाड़ियों को देख के एकदम हैरान थे और बोल रहे थे, मूसा भाई एक बात बताओ, क्या ये सारी की सारी गाड़ियाँ रिस्टोर वाले हैं? हाँ जी सर, एक एक गाड़ी को मैंने खुद से रिस्टोर किया है। तो देवी और सज्जनों, चल चलाचल कंपनी के वीकली ऑक्शन में आप सभी का स्वागत है। और आज के ऑक्शन की शुरुआत होती है हमारी सबसे पहली गाड़ी है, जो कि रोल्स रॉयस स्पेक्टर 2024। अब ये रोल्स रॉयस स्पेक्टर वही गाड़ी है जिसे मैंने 2008 की फैंटम को रिस्टोर करके बनाया था। लोग इसे देख के काफी एक्साइटेड थे, फिर इसकी बोली लगना शुरू हो जाती है। और इसकी बोली हम शुरू करने वाले हैं 1 करोड़ 25 लाख रुपए। ओहो 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 50 लाख। बहुत बढ़िया, लेकिन कोई 1 करोड़ 60 लाख 50 सकता है। 2 करोड़ रुपया। ओए 2 करोड़ 10 लाख रुपए। अब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, रोल्स रॉयस बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रही थी और आज ऑक्शन में जितने भी करोड़पति आए थे वो सब के सब हाथ धो के रोल्स रॉयस के पीछे पड़ गए थे और बोली अब 4 करोड़ तक पहुंच गई थी। 4 करोड़ 70 लाख और 4 करोड़ 80 लाख 5 करोड़ रुपया। बहुत अच्छे, लेकिन क्या हम 5 करोड़ से आगे बढ़ सकते हैं? 5 करोड़ से आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? 5 करोड़ 1 5 करोड़ 2 5 करोड़ 3 सोल्ड सोल्ड सोल्ड। रोल्स रॉयस लिटरली 5 करोड़ रुपए में बिक गई थी। इसको खरीदने और रिस्टोर करने में टोटल 40 लाख लग गए थे और ये गाड़ी तो एक्सट्रीम प्रॉफिट पे बिक गई। हमारी अगली कार है दोस्तों मर्सिडीज बेंज EQG और ये थी मेरी 2020 की बुलेरो, जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजन लगाया और साथ में लगा दी जी वैगन की बॉडी की। हाँ ना, ये कुछ विचित्र। और फिर इस गाड़ी की बोली शुरू हो जाती है। तो देवी और सज्जनों, इसकी बोली शुरू होती है 40 लाख में। 40 लाख में आप में से कौन इस मॉडिफाइड बुलेरो और EQG को खरीदना चाहेगा? बोलिए 40 लाख 50 लाख 55 लाख 55 लाख 55 लाख पर 1 मिनट का। किसी ने 60 लाख का 65 लाख 65 लाख 65 लाख क्या कोई आगे जा सकता है क्या? 70 लाख तक लेके जाते हैं ना यार। यार एक बात बताओ, ये मॉडिफाइड बुलेरो पे लोग इतना क्यों खर्चा कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, अमीरों के चोचले। ज्यादा पैसा हो तो लोगों को समझ में नहीं आता कि पैसा कहाँ खर्चा करे। 1 करोड़ 20 लाख। अब मेरी इलेक्ट्रिकल जी वैगन उर्फ मॉडिफाइड बुलेरो भी सबको पसंद आ रही थी और बोली अब 1 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई थी। चलिए चलिए 1 करोड़ 80 लाख में डील क्लोज करते। 1 करोड़ 80 लाख कोई दे सकता है क्या यहाँ पे? 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ रुपए। ओह बाप रे, 2 करोड़ 2 करोड़ 1 2 करोड़ 2 करोड़ 3 सोल्ड सोल्ड सोल्ड। जी वैगन सोल्ड होती है 2 करोड़ में। रोल्स रॉयस के 5 करोड़ और इसके 2 करोड़ 7 करोड़ तो मेरे यहीं भी बन गए थे। जी वैगन और रोल्स रॉयस ने तो अपना काम कर लिया था, लेकिन क्या अगली गाड़ी भी वैसे परफॉर्म कर पाएंगी ये मैं सोच रहा था। बोलो बोलो हर बंदा आम हुंदे। ये गाड़ी भी वैसे पहले एक आम महिंद्रा की थार थी, जिसे मैंने कन्वर्ट करके प्रमेश वर्मा की जीप फ्रैंगलर की जैसे बना दिया था विद 26 इंच अलॉय व्हील्स। तो हमारी इस कार की बोली शुरू होती है 50 लाख में। कोई इसे लेना चाहेगा? ये दिखाई ना तुमने कुछ बढ़िया गाड़ी, इसके मैं 3 करोड़ दूंगा। ये आज तक की सबसे छोटी बोली थी। अब टोटल मिला के मैंने 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तो बना लिए थे, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स को 15% का प्रॉफिट देना है तो मुझे 5 करोड़ रुपए और बनाने पड़ेंगे इस ऑक्शन में। और मुझे अब सीरियसली डाउट हो रहा था कि मेरी स्कॉर्पियो S11 करूं क्या 5 करोड़ का प्रॉफिट बना भी पाएंगी। तो देवी और सज्जनों, आज हमारे ऑक्शन की सबसे यूनिक और आखिरी गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 करू। लेकिन जैसे अनाउंसर ने करू का नाम लिया तो लोग उतने कुछ खुश नहीं थे और बोल रहे थे ऑक्शन में इसका क्या काम है, इसको कौन खरीदेगा? अबे क्या बकवास गाड़ी दिखा रहे हो, ये देखने के लिए थोड़ी आते हैं हम। और मैंने तो ऑक्शन में आके अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अबे कैसे भी गाड़ी दिखाते हो? हम इस गाड़ी के लिए इतना पैसा क्यों देंगे? लोगों के सारे रिएक्शन सुनने के बाद मैं टेंशन में आ गया था और मुझे लग रहा था कि भाई ये तो नहीं बिकने वाली। लेकिन तभी अनाउंसर फिर मेन बात करता है, शांत हो जाइए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाड़ी हवा में उड़ती है? हवा में उड़ती है तो मैं इसके 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैं 1 करोड़ 50 देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही स्कॉर्पियो की उड़ने वाली बात लोगों को पता चली, लोग तो इसके ऊपर टूट पड़े। 1 करोड़ 50 बहुत अच्छे, लेकिन क्या हम 2 करोड़ तक जा सकते हैं? मुझे
लगता है ये गाड़ी और डिजर्व करती है 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ 75 लाख। क्या यहाँ पे कोई है? 3 करोड़ रुपीज। 3 करोड़ बहुत अच्छे, लेकिन एक उड़ने वाली स्कॉर्पियो के लिए सोचो दोस्तों, उड़ने वाली स्कॉर्पियो के लिए 3 करोड़ काफी नहीं है। 3 करोड़ 50 लाख। 3 करोड़ 75 लाख ओनली। 4 करोड़ रुपीज। अब ऐसे करते करते गाड़ी की बोली पहुंच गई थी 4 करोड़ 75 लाख तक, और मेरा दिल यहाँ पे बहुत जोरों से धड़क रहा था। चलिए चलिए, क्या हम 5 करोड़ टच कर सकते हैं? मैं तो मानता हूँ कि 5 करोड़ पे इसके लिए कम है। बकवास बंद करो, 7 करोड़ में गाड़ी मुझे दो। ओ बाप रे, 7 करोड़ 1, 7 करोड़ 2, 7 करोड़ 3, सोल्ड 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 सोल्ड। और फाइनली मेरी स्कॉर्पियो 7 करोड़ में बिक गई थी। अब कार ऑक्शन मेरा पूरा हो चुका था, और जैसा कि मैंने इन्वेस्टर्स को वादा किया था, मैंने सारा के सारा प्रॉफिट उनको बना के दे दिया, और सारे के सारे इन्वेस्टर्स और मेरे मैनेजर मुझसे काफी ज्यादा खुश थे। क्या बात है मूसा भाई, तुमने तो कर दिखाई यार। क्या ओ मूसा भाई, क्या ग्रेट यार, ग्रेट। मान गए मूसा मैं भाई। कहना चाहूंगा इतना आपके लिए बहुत काफी है मूसा भाई, बहुत बढ़िया काम किया। हमारे कंपनी की आप जैसे और लोगों की जरूरत है। सभी के सभी मेरी तारीफ कर रहे थे, और मैं आज बहुत ज्यादा खुश था यार। आज के ऑक्शन में मैंने सबसे ज्यादा अजीब काम किया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि भाई इतना अजीब काम करने के बाद भी लोगों को पसंद ही आएगा। 15 करोड़ के प्रॉफिट से इन्वेस्टर तो खुश हो ही गए थे, और इस 15 करोड़ में से 2 करोड़ मुझे मिलने वाले थे, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।